अगर हमारे पास ये 8 पेयरडी जनरेटर है, फॉर एग्जांपल इसको आप 3 बिट्स दे रहे हैं, ठीक है, ए बी सी, और ये 8 पेयरडी जनरेटर है, पीओ मीन्स 8 पेयरडी जनरेटर। तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? तो इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हम देखेंगे कि इसका ये फंक्शन यहाँ पे कौन सा, हम यहाँ पे कौन सी गेट लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो 8 पेयरडी जनरेटर के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर ट्रुथ टेबल है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, और यहाँ पे 8 पेयरडी जनरेटर, तो पहली कॉम्बिनेशन हो सकती है 0 0 0, सेकंड कॉम्बिनेशन हो सकती है 0 0 1, और 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0, और दूसरी हो सकती है 1 1 0 और 1 1। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकती है हमारे पास 3 पे जो है। तो यहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो एक्सक्लूसिव आर गेट यूज करते हैं 8 पेयरडी जनरेटर के लिए। अगर फॉर एग्जांपल एक्सक्लूसिव आर में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें 0 0 है, ठीक है, तो इसकी जो 8 पेयरडी होगी वो होगी 0 होगी, ठीक। और इसमें 0 0 1 है तो इसकी 8 पेयरडी 1 होगी, ठीक। और इसकी 8 पेयरडी 1 होगी। अगर नंबर ऑफ वंस 8 है तो उसकी पेयरडी, उसका जो आउटपुट होता है एक एक्सक्लूसिव आर का 1 होता है, और इसकी 0 होगी, और यहाँ पे इसकी 0 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 0 होगी, ठीक है, और इसकी 1 होगी। जहाँ पे नंबर ऑफ वंस 8 है वहां पे हम उसका आउटपुट 1 रखेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रो में भी आपका 1 है, स्ट्रो में भी आपका 1 है, इसमें भी आपका 1 है। ये हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं 8 पेयरडी को, ठीक है। और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ वंस जो है 8 है, जहाँ पे नंबर ऑफ वंस 8 होंगे वहाँ उसका आउटपुट क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि हम 8 पेयरडी जनरेटर बना रहे हैं। 8 पेयरडी जनरेटर का मतलब है कि वो आपकी 8 पेयरडी जनरेट करेगा, ठीक है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ वंस इवन होगा वहाँ पे 0, जहाँ पे नंबर ऑफ वंस 8 होंगे वहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 8 नंबर ऑफ वंस है, जहाँ पे भी 8 नंबर ऑफ वंस होंगे वहाँ पे 1 होगा। तो आप यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव आर गेट की ट्रुथ टेबल है, तो यहाँ पे आप एक्सक्लूसिव आर गेट लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सक्लूसिव गेट आर गेट में ये होता है कि व्हेनेवर देयर आर नंबर ऑफ वंस आर, तो आउटपुट आपका 1 होता है, ठीक है। इवन की जो पेयरडी जनरेटर होगी वो होगी आपकी बाय यूजिंग एक्सक्लूसिव आर गेट। तो एक्सक्लूसिव आर गेट जो है आप यूज कर सकते हैं इसके लिए 8 पेयरडी जनरेटर के लिए। तो एक्सक्लूसिव आर जो पेयरडी होगी वो इस तरह होगी आपकी, कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हैं एक्सक्लूसिव आर, ठीक है, इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी, और यहाँ पे जो आउटपुट होगा आपका पीओ होगा 8 पेयरडी जनरेटर का, ठीक है। तो ये हार्डवेयर होगा आपका इम्प्लीमेंटेशन के लिए फॉर 8 पेयरडी जनरेटर, ठीक है। और
इवन पेरिटी के लिए आप XNOR यूज कर सकते हैं, इसके लिए XR और फॉर इवन पेरिटी जनरेटर आप XNOR यूज कर सकते हैं। XNOR, okay, because XNOR is opposite to the XOR gate. Okay. So XNOR can be used for the even parity generator. So that will be opposite to this. For example, if we write for P even, then here it will be 1, here it will be 0, sorry, here it will be 0, and it will be opposite, it will be 1. Okay, because here it is output 0, here it will be 0, here it will be 0, here it will be 1, here it will be 1 0 1 0. So even parity table will be like this. Okay. So for implementation of even parity, you can use XNOR gate. Okay. And then we have new chapter, that is flip-flops and latches. Okay, so we will start from the latch. Okay, so before going into the detail of latch, we have to discuss और आर्ट पेरिटी का ये मतलब था कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आर्ट पेरिटी में ये था कि अगर आपके पास ऑलरेडी आर्ट नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 0 0 1 है या 0 0 1 है, 3 नंबर हैं 0 0 1, तो इसकी आर्ट ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आर्ट पेरिटी जो है 0 ऐड करेंगे, फोर्थ जो बिट हम ऐड करेंगे इसको, तो वो होगी 0। और अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे 0 1 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ वंस इवन है, तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे ताकि वो 8 नंबर ऑफ वंस बन जाए। ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ वंस 8 होंगे उसके लिए 0 होगा, जिसमें नंबर ऑफ वंस इवन है तो उसके लिए 1 होगा। ठीक है, तो ये आपकी आर्ट पेरिटी थी। और हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि आर्ट पेरिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमने एक्सक्लूसिव आर के जरिए उसको इम्प्लीमेंट किया कि वो सर्किट जो बनेगा आपका आर्ट पेरिटी जनरेटर का सर्किट जो बनेगा वो हम XR गेट के जरिए बनाते हैं, और जो इवन पेरिटी वाला जो सर्किट है वो हम बनाते हैं XNOR गेट के जरिए। ठीक है, तो ये आपके असिंक्रोनस जो सर्किट है आपका वो ओनली डिपेंड on inputs at any instant of time and order in which inputs change। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है आपका इनपुट्स पे, ठीक है, और इसमें जो टाइम है वो कंटिन्यूस टाइम है, कंटिन्यूसली जो टाइम है उस पे जब भी इनपुट चेंज होंगे और जिस ऑर्डर में वो चेंज होंगे तो आपका जो आउटपुट है दैट विल बी अफेक्टेड बाय इनपुट्स। ठीक है, लेच इज एग्जांपल ऑफ असिंक्रोनस। ओके, सिंक्रोनस के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो इनपुट्स और दूसरा आपका टाइम जो है वो कंटिन्यूसली किसी भी टाइम इंटरवल में इनपुट्स अफेक्ट कर सकते हैं आउटपुट पे, तो इसे कहते हैं हम असिंक्रोनस। ठीक है, असिंक्रोनस, असिंक्रोनस मींस इनपुट्स कैन अफेक्ट आउटपुट
at any time whenever inputs will change. ओके, तो इसे कहते हैं असिंक्रोनस सर्किट। और सिंक्रोनस सर्किट हम किसे कहते हैं? सिंक्रोनस का मतलब है कि वो उसका जो आउटपुट है कैन बी अफेक्टेड बाय द इनपुट ए डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम। हर वक्त आपका जो इनपुट्स होंगे वो उस पर अफेक्ट नहीं कर सकते आउटपुट पे, डिस्क्रीट टाइम इंटरवल पे आप जो है अफेक्ट करेंगे। मतलब इसमें कंट्रोल मैकेनिज्म है, इसमें कंट्रोल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो कंट्रोल मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि आप उसका जो आउटपुट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप किसी एक सिग्नल के जरिए, और वो सिग्नल होता है क्लॉक सिग्नल। तो क्लॉक सिग्नल होता है किसी सर्किट को, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है सिंक्रोनस? एक तो इनपुट पे तो हर कोई हर सर्किट डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये किस पे डिपेंड करता है? एक सिग्नल, क्लॉक सिग्नल होता है, क्लॉक सिग्नल, ठीक है। क्लॉक सिग्नल जो होता है इसका जो आउटपुट होता है वो क्लॉक सिग्नल की लेवल्स के लिहाज से मतलब वो चेंज होता है या उस पे चेंज नहीं होता। किस तरह वो चेंज नहीं होता? क्योंकि क्लॉक सिग्नल क्या है, हमने पढ़ा था पहले कि क्लॉक सिग्नल जो है एक रेगुलर, ठीक है, क्लॉक सिग्नल जो है आपका एक रेगुलर जो है पैटर्न है, वेव फॉर्म, जिसका जो है डाउन और फॉल टाइम का सेम जो है टाइम लगता है। ये टाइम है, यहाँ पे ये टाइम रखती है, ये टाइम एक्सिस, और यहाँ पे ये जो है आपका फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 1 है, इसका टाइम जितना आपका जो है ये लेवल है, जो हाई लेवल है, उसको भी इतना ही टाइम लगता है जितनी आपका जो 0 लेवल है। तो दोनों को टाइम सेम लगता है, तो 50% टाइम इसको लगता है, तो 50% हाई होता है, हाई लेवल होती है, और 50% लो लेवल होती है। और ये रेगुलर होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है, तो फुल टाइम पीरियड वो होता है इस रेजिंग एज से इस फॉलिंग एज तक, ठीक है। ये इसका टाइम है, पूरा एक टाइम है, ठीक है। इसे रेजिंग एज कहते हैं या जो है लीडिंग एज, ठीक है, मतलब 0 to 1, और इसे कहते हैं फॉलिंग एज, ठीक है। तो ये होता है आपका 1 to 0, ठीक है। तो टाइम पीरियड इस एज से इस एज तक, मतलब इस रेजिंग एज से लेकर इस रेजिंग एज तक जो टाइम जो होता है उसे कहते हैं हम क्लॉक साइकिल, ठीक है। तो क्लॉक साइकिल सिग्नल जो होता है वो मतलब आपका एक कंट्रोल इनपुट होता है। मतलब किसी भी जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नंबर ऐड कर रहे हैं या उसको स्टोर कर रहे हैं, तो आप उसको क्लॉक सिग्नल के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप कब चाहते हैं कि आपका नंबर जो उसमें ऐड हो और स्टोर हो उस सर्किट में, तो वो आप क्लॉक सिग्नल के जरिए आप कर सकते हैं। कि क्लॉक सिग्नल अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जब क्लॉक हाई हो तो आपका जो आउटपुट हो वो स्टोर हो और ऐड हो, तो हाई पे वो स्टोर होगा और ऐड होगा, और लो होगा तो वो रिटेन होगा, मतलब उसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। तो हाई पे आपका जो इनपुट है वो अफेक्ट कर सकता है आउटपुट पे, लेकिन लो सिग्नल पे वो अफेक्ट जो है नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मतलब आप क्लॉक सिग्नल जो है इसके लिए यूज कर सकते हैं कि आप किसी डिवाइस को कंट्रोल करें, उसकी स्टोरेज को कंट्रोल करें, उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करें, तो क्लॉक सिग्नल इसके लिए यूज होता है, ठीक है। सर्किट होते हैं वो जो है उसमें कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। जैसे आपकी फ्लिप फ्लॉप हो गई, तो इसका एग्जांपल जो है आपका फ्लिप फ्लॉप है। वो फ्लिप फ्लॉप आगे हम करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होती है। तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिंक्रोनस सर्किट का एग्जांपल है। असिंक्रोनस सर्किट का आपका जो है लेच है, ठीक है। तो लेच आपका जो है एग्जांपल है, असिंक्रोनस सर्किट का एग्जांपल है। और
जो असिंक्रोनस सर्किट होते हैं वो मतलब अनस्टेबल सर्किट होते हैं, मतलब उनमें इंस्टेबिलिटी होती है, मतलब उनमें ऐसा होता है कि इनपुट जब भी आएंगे तो वो उसके आउटपुट पे अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनपुट्स जो आप देते हैं उसको सर्किट को, वो ऑलवेज अफेक्ट ऑन द आउटपुट्स, तो आउटपुट चेंज हो सकते हैं किसी भी टाइम। तो असिंक्रोनस सर्किट जो है मतलब कम यूज होते हैं, वो जो है मतलब लैचेस जो होती हैं वो हम यूज करते हैं असिंक्रोनस सर्किट को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, और सिंक्रोनस सर्किट में जो होती है फ्लिप फ्लॉप होती है, और उसमें मेन जो होता है एक क्लॉक जनरेटर होता है, कि क्लॉक सिग्नल जो होता है, क्लॉक सिग्नल की जो पल्सेस होती हैं वो रेगुलर इंटरवल पे चेंज होती हैं। ठीक है, तो जो आप सिंक्रोनस सर्किट है उसको आप क्लॉक के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, क्लॉक सिग्नल के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। आप कब चाहते हैं, किस डिस्क्रीट टाइम इंटरवल पे आप इसमें डेटा स्टोर करना चाहते हैं, या उसको सम करवाना चाहते हैं उसके जरिए, तो ये मतलब आप जो है क्लॉक यूज करेंगे। क्लॉक के जरिए आप जो है मतलब जो है डेटा स्टोर और रिट्रीव ही कर सकते हैं, या सेव कर सकते हैं, या कुछ भी सम करवा सकते हैं। तो ये सिंक्रोनस सर्किट होते हैं। तो सिंक्रोनस सर्किट में जो है आपका कंट्रोल सिग्नल इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो कंट्रोल सिग्नल के जरिए आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो सबसे पहली जो डिवाइस है आपकी, स्मॉलेस्ट जो डिवाइस है, एक होती है लेच। ठीक है, लेच को कहते हैं हम बाइस्टेबल मेरी मेमोरी एलिमेंट। बाइस्टेबल का मतलब होता है कि इसकी दो स्टेट हो सकती है। ठीक है, तो इसकी स्टेट होती है बाइस्टेट जो होती है, एक होता है जीरो या वन। ठीक है, या ये जीरो स्टोर कर सकती है, या ये वन स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो आपके स्टोर हो सकता है, या जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं बाइस्टेबल स्टेट। ठीक, इसमें ये होता है कि जो ये लेचेस हैं, ये एक मेमोरी एलिमेंट है। ठीक, मेमोरी एलिमेंट के लेचेस जो होती हैं वो लेवल सेंसिटिव होती है, लेवल सेंसिटिव डिवाइस होती है, मतलब एलिमेंट होता है। ठीक, लेवल सेंसिटिव जो होता है मतलब लेवल को रिस्पॉन्ड कर सकता है। लेवल सेंसिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे क्लॉक अगर है फॉर एग्जांपल, ये इसकी लेवल है, ये इसकी लेवल है, ये इसकी लेवल है। ठीक है, या ये लेवल है। ठीक है, ये लेवल है, तो इसे कहते हैं हम लेवल सेंसिटिव, मतलब ये लेवल पे रेस्पॉन्ड करेगी लेच। और दूसरी बात कि जो आपकी फ्लिप फ्लॉप होती है वो भी वन बिट को स्टोर कर सकती है, जीरो और वन फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, वो भी जीरो और वन को स्टोर कर सकती है, जीरो और वन। ठीक है, जो फ्लिप फ्लॉप होती है वो बनती है लेचेस से, तो लेचेस आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि जो फ्लिप फ्लॉप होती है, फ्लिप फ्लॉप के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पहली बार तो इसमें क्लॉक होता है, क्लॉक सिग्नल। ठीक है, और लेच में क्लॉक सिग्नल नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो फ्लिप फ्लॉप होती हैं ये आपकी आ, ये बनी होती है लेचेस की।
और ये दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है नेगेटिव ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, और दूसरी हो सकती है पॉजिटिव ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। नेगेटिव एज लिखें, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो दो टाइप्स की जो है मतलब फ्लिप फ्लॉप हो सकती हैं आपकी। और जो मतलब ये भी डिफरेंस है आपका कि जो फ्लिप फ्लॉप होती हैं आपकी जो है मतलब वो मतलब एज पे ट्रिगर हो सकती है। मतलब इस तरह हो सकता है कि जो नेगेटिव पॉजिटिव फ्लिप फ्लॉप, पॉजिटिव एज फ्लिप जो ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होगी वो आपकी ओनली इसके पॉजिटिव जो एज है उस पे मतलब वो ट्रिगर होगी। मतलब जैसे ये इसका ये पॉजिटिव एज है, ये इसका पॉजिटिव एज है। पॉजिटिव एज का मतलब होता है 0 to 1, मतलब 0 से चेंज हो 1 तक। तो ये जो एज है आपका ये पॉजिटिव एज फ्लिप फ्लॉप है। मतलब जब भी आप इसमें आउटपुट स्टोर करेंगे तो तब स्टोर होगा, तब उस पर इनपुट्स अफेक्ट होंगे जब उसका पॉजिटिव एज आएगा। ठीक है, तो बाकी नहीं तो उसका आउटपुट अगर 0 आएगा तो उसका जो है मतलब आउटपुट वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन इन्फ्लुएंस तब होगा उसका आउटपुट जब किसी क्लॉक का जो सिग्नल, ये क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल का हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव एज पे वो अफेक्ट होती है। और नेगेटिव एज का मतलब क्या है कि नेगेटिव एज का मतलब है कि अगर आपका क्लॉक जो है फॉर एग्जांपल इस तरह क्लॉक रेगुलर पैटर्न का बना हुआ है, ये नेगेटिव एज है। ठीक, ये इसका नेगेटिव एज है, ये इसका नेगेटिव एज है, ये इसका नेगेटिव एज है। जब भी मतलब आपका 0 1 to 0, ठीक है, उसमें क्या था 1 to 0 to 1, और उसमें है 1 to 0। मतलब जब भी आपका क्लॉक सिग्नल जो होगा 1 से 0 होगा तो उस वक्त उस टाइम जो इनपुट्स अगर चेंज होंगे तो तभी उसकी मेमोरी पे अफेक्ट होगा, तभी उसकी मतलब स्टोर होगा, या जो भी ऑपरेशन आपकी मतलब करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, आप स्टोर करना चाहते हैं, जो भी तब वो स्टेट जो है वो स्टोर होगी या एडिशन होगी जब आपका सिग्नल जो है ट्रांजिट होगा फ्रॉम 1 to 0। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप होती है वो मतलब उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन होती है व्हेन देयर इज एज, जब भी किसी सिग्नल क्लॉक सिग्नल का जो एज होगा मतलब ट्रांजिट होगा, मतलब 1 to 0 होगा सिग्नल या 0 to 1 होगा, तभी उसके आउटपुट पे अफेक्ट हो करेंगे इनपुट्स। नहीं तो जो उसका आउटपुट होगा वो स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा, मतलब जो 0 होगा उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। क्लॉक जो है क्लॉक सिग्नल पे डिपेंड करती है। क्लॉक सिग्नल पे डिपेंड करती है और इसमें आपका क्लॉक नहीं होता। ठीक है, और ये सिंक्रोनाइज करते हैं हम क्लॉक से। इसमें ये मतलब ये कंट्रोल्ड है, इसके आप कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड बाय द क्लॉक। तभी मेमोरी स्टोर होगी जब इसमें आपका जो है मतलब क्लॉक जो होगा वो या तो पॉजिटिव एज पे, या तो आप दोनों बना सकते हैं, या तो कुछ जो फ्लिप फ्लॉप होती हैं वो पॉजिटिव एज होती हैं, पॉजिटिव एज जब आएगा सिग्नल क्लॉक का तभी आपकी जो है उसमें स्टोर हो जाएगी मेमोरी, या सम करवाना चाहते हैं जो भी आप इसमें से जो है मतलब टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो उस वक्त होगा जब आपका पॉजिटिव एज होगा सिग्नल का क्लॉक का। और जो नेगेटिव एज होती है वो जब आपका नेगेटिव एज आ जाएगा क्लॉक का तभी आपकी जो सिग्नल होगा वो इसमें स्टोर होगा। ठीक है, तो लेज जो बनी होती है वो आ, दो दो टाइप्स की लेच होती है, एस आर
आर एस इन्वर्टेड आर इन्वर्टेड, ठीक ठीक है, एस आर आर एस इन्वर्टेड आर इन्वर्टेड, ठीक है। अब एस आर लेच जो होती है वो हम बनाते हैं नार गेट से, नार गेट से बना सकते हैं। ये जो एस आर लेच होती है वो नार गेट से बनाते हैं, और ये जो होती है वो नैंड गेट से बनाती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लेच जो होती है वो आप सिंपल जो स्टोरेज एलिमेंट है वो इस तरह बना सकते हैं कि आप ऐसा करें कि दो इन्वर्टर्स कनेक्ट करें आप, फिर उसको फीडबैक दें, फिर यहाँ पे दें, ठीक है। ये भी एक किस्म का मेमोरी एलिमेंट है। अगर आप यहाँ पे 1 दें फिर यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, वो सेम एलिमेंट इस तरह ट्रेवल करेगा। फीडबैक, इसे कहते हैं फीडबैक, मतलब जो आउटपुट है वो आप एज अ इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जो आउटपुट है वो आप एज अ इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे फीडबैक का प्रोसेस कहते हैं। तो इससे जो स्टोरेज एलिमेंट है इसमें फीडबैक प्रोसेस होता है। फीडबैक प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं? तो लेचेस जो बनाते हैं हम वो जो है नार गेट यूज करते हैं या नेम गेट यूज करते हैं, ठीक है। अब नार गेट से हम कैसे बनाते हैं? तो हमारे पास जो होती है एस आर लेच जो होती है, ये हमारे पास नार गेट है, ठीक है। और इसका इनपुट जो है ए के आर, ठीक है। और दूसरी जो है हमारे पास ये है नार गेट, इसका इनपुट दूसरा ये है, इसे कहते हैं एस। अब क्या करते हैं कि इसको जो हम इनपुट दे रहे हैं वो हम इसके आउटपुट में से दे रहे हैं, ठीक है। और इसको जो आ, इसको जो इनपुट है वो इसके आउटपुट से दे रहे हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं हम क्यू, और इसे कहते हैं हम क्यू डैश। ये जो आउटपुट्स होंगे, क्यू इज आउटपुट और क्यू डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटपुट। तो ये क्यू डैश जो होता है वो क्यू का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। आर और एस जो है ये कॉम्प्लीमेंट, ये जो है इनपुट्स हैं। आर का मतलब है रीसेट, एस का मतलब है सेट। आर का मतलब क्या है कि सेट मीन्स एस, और आर मीन्स रीसेट, ओके। अब इसकी ऑपरेशन कैसे होती है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नैंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे बनती है। तो नैंड गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है, आपको पता है कि ए और बी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 0 0 है तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और 0 1 है तो यहाँ पे 0 होगा, 1 0 है तो यहाँ पे 0 होगा, और 1 1 है तो यहाँ पे 0 होगा। ये नार गेट की ऑपरेशन है, सिंपल नार गेट, ठीक है। नार गेट की ऑपरेशन। अगर फॉर एग्जांपल इसमें हम इनपुट दे रहे हैं 0 और 1 और 0, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 और 0 हम दे रहे हैं इसको इनपुट्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं हम, इसमें आर को लेते हैं हम 1 और एस को लेते हैं हम 0, ठीक है। अगर नार गेट में देखें कि जो इनपुट्स हैं अगर एक भी 0 है तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो Q 0 आएगा वो किसके बराबर होगा? 0 के, क्योंकि इसमें अगर एक भी 0 है इनपुट तो कोई दूसरा कोई भी इनपुट हो तो उसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा।
तो यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब है ठीक, कोई भी ऐसा कहें कि ये कोई भी एक 1 हो, तो 1 के साथ जो भी इनपुट होता है वो उसका 0 आता है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे सर, यस। ये आपने R1S0 की डायग्राम में किस तरह बनाई है? कौन सा? ये सर, ये जो मैं R1 आपने लिखा है इनपुट में। नार गेट में एक भी इनपुट 1 के बराबर है, तो उसका आउटपुट जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है ना। अगर एक भी इनपुट उसका 1 के बराबर है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर आएगा 0 आएगा। यहाँ पे आंसर वो 0, जो इसका आउटपुट है वो आप इसको एज अ इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 आया, क्यू का वैल्यू 0 आया, वो आप फीडबैक दे रहे हैं दूसरी नार गेट को, इस नार गेट को, ठीक है। तो इस नार में अगर ये 0 यहाँ पे आया, 0 और 0, तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो आपको जब आपने यहाँ पे एस का वैल्यू 0 लिया और आर का वैल्यू 1 लिया, तो क्यू का वैल्यू आ रहा था 0 और क्यू डैश का वैल्यू जो आ रहा है वो 1, ठीक है। ठीक है, तो जब आपने आई एस का वैल्यू 0 लिया, आर का वैल्यू 1 लिया, तो क्यू का जो वैल्यू है वो 0 है और क्यू डैश का वैल्यू जो है वो 1 आ रहा है, ठीक है। इससे कहते हैं हम रीसेट कंडीशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? रीसेट कंडीशन, रीसेट, ठीक है। अब आप क्या करें, आपने 0 और 1 दिया, फिर इससे क्या करें, एस को 0 ही रखें और आर को आप 0 बनाए, 1 से 0 करें, ठीक है। अब जैसे आपने जो यहाँ पे 0 दिया और आर पे 0 दिया, तो अब देखिए क्यू का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पे आपने 0 कर दिया आर पे, ठीक है, एस पे ऑलरेडी 0 है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसकी जो प्रीवियस स्टेट है वो 1 ही है, ठीक है। प्रीवियस स्टेट जो यहाँ पे जो प्रीवियस आपका जो क्यू का वैल्यू जो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखें ये 1 जो ये 1 है, आप इसको, या ये 0 जो आपकी ये यहाँ पे स्टेट है 0, 0 आप इसको दें, 0 और 0 ये सेम 1 ही आ जाएगा, क्योंकि आपका जो ये यहाँ पे क्यू वैल्यू है वो आपकी प्रीवियस स्टेट है। प्रीवियस स्टेट क्यू का वैल्यू जो आया वो आपका क्या है? 0 है। वो 0 आप क्या करें, इसको अगेन दोबारा जो है जो सेकंड गेट है उसको एज अ इनपुट दी, तो फिर अगेन यहाँ पे 0 0 आ गया, तो यहाँ पे जो 0 और 0 है ये फिर यहाँ पे 1 आ गया। तो आपने जब 0 0 यहाँ पे एस और 0 को, एस और आर को 0 0 कर दिया, तो यहाँ पे आपका जो क्यू है that remains 0 and a q dash remains also 1। तो दोनों का वैल्यू जो है वो सेम ही आया, मतलब जो पहले था, जो 0 था क्यू का वैल्यू और क्यू डैश का जो वैल्यू था वो 1 था, वो सेम ही यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो इसे कहते हैं हम मेमोरी स्टेट। मेमोरी स्टेट का मतलब है कि आपकी जो प्रीवियस स्टेट है वो सेम ही रहेगी आपकी। आपने 0 आर को 0 में कन्वर्ट कर दिया और एस को 0 में कन्वर्ट कर दिया, दोनों 0, उसका तो पहले ही वैल्यू 0 था। तो यहाँ पे अब जो जैसे जैसे आपने 1 जहाँ से रिमूव कर दिया आर से, तो यहाँ पे जो वैल्यू जो आए क्यू के और क्यू वन के, तो वही सेम प्रीवियस वैल्यू जो थे पहले वही आ गए। तो इसे कहते हैं मेमोरी स्टेट। आपके जो वैल्यूज हैं वो रिटेन्ड हो गए, सेव्ड हो गए, ठीक है, स्टोर्ड हो गए मेमोरी में, जब भी आपने 0 एस का वैल्यू 0 कर दिया और आर का वैल्यू 0 कर दिया, ठीक है। अगर आप ऐसा करें
कि एस का वैल्यू 1 लें और आर का वैल्यू 0 लें, ठीक है, तो आपका क्यू का वैल्यू जो होगा वो 1 आएगा। आप करके देखें, ठीक है, यहाँ पे बना के देखते हैं। क्या हो रहा है कि आपका जो फॉर एग्जांपल अगर हम आर को 1 लेते हैं, हमने पहला केस कौन सा किया था कि आर का वैल्यू जो है 1 लिया था और एस का वैल्यू 0 लिया था, तो आर का वैल्यू 1 और एस का वैल्यू 0 है। अब देखिए अगर नार गेट में एक भी इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 0। यहाँ पे 0 आ गया, मतलब क्यू का वैल्यू क्या आया, 0 के बराबर। और क्यू डैश तो यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं कि 1 ही आएगा, क्योंकि क्यू डैश जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड है क्यू का। अब यहाँ पे आपका 1 आ गया और यहाँ पे आपका 0 आ गया, ठीक है। अब ये 0 और 1 मतलब आपने एस को 0 लिया और आर को 1 लिया, तो आपके क्यू हो गया 0 और क्यू डैश हो गया आपका 1। तो फर्स्ट ये है आपका एस इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू 1, और सेकंड है आपका कि आपने क्या किया कि एस को 0 लिया और आर को 0 ही बना दिया, मतलब 1 में से कन्वर्ट करके 0 कर दिया। तो जैसे आपने आर को 0 कर दिया तो आपका जो आउटपुट होगा दैट विल रिमेन सेम, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, देखें अब यहाँ पे देखें कि ये फॉर एग्जांपल ये आपकी ए से ये आर है, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको फीडबैक दे रहे हैं यहाँ से और इसको फीडबैक दे रहे हैं आप यहाँ से, ठीक है। अब Q का वैल्यू क्या था, जो पहली पिछली स्टेट थी, जो आपकी प्रीवियस स्टेट थी, वहां पे 0 था, ठीक है। अब ये 0 और R को आप S को भी 0 कर रहे हैं आप, सॉरी ये R होगा ये S होगा, ठीक है, ये S होगा, इसको भी आप 0 कर रहे हैं दोनों को, ठीक है। अब Q ये कॉम्प्लीमेंटेड है। अगर यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपका S 0 के बराबर है और यहाँ पे Q जो है आपका 0 है, ये प्रीवियस आउटपुट है, ये 0 आप क्योंकि Q जो है यहाँ पे आप एज इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 और 0 क्या किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, और ये 1 एज आप फीडबैक देंगे इसको, 1 और 0 किसके बराबर होगा, 1 और 0 सेम ही वही स्टेट आएगी, 1 और 0 होगा आपका 0 हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि when you are making s is equal to 0 and r is equal to 0, तो तभी आपका q का वैल्यू 0 आ रहा है और r का वैल्यू सॉरी q डैश का वैल्यू जो है वो 1 आ रहा है। तो देखें इस स्टेट को हम कहते हैं मेमोरी स्टेट। आपने जो है r पहले 1 के बराबर थी, r का वैल्यू जो पहले हमने दिया था वो 1 दिया था, लेकिन जैसे हमने r का वैल्यू रिमूव कर दिया 1 और 0 दे दिया वहां पे, तो फिर भी आपका जो q आउटपुट है वो रिमेन सेम, q इज इक्वल टू 0 और q डैश जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो इट डज नॉट अफेक्ट मीन्स द आउटपुट, तो आउटपुट रिमेन सेम व्हेन यू रिमूव द वैल्यू ऑफ r, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा करें s का वैल्यू 1 लें और r का वैल्यू 0 लें, ठीक है, ठीक है, तो ये अब मैंने आपको बताया कि ये मेमोरी स्टेट है।
मेमोरी स्टेट तब होगी जब दोनों का वैल्यू, एस का वैल्यू 0 होगा और आर का वैल्यू भी 0 होगा। अब अगर एस का वैल्यू आप 1 दे रहे हैं, ठीक है, अब देखें दोबारा ये हम करके देखें। ये लेच है, इसका ये यहाँ पे आप आउटपुट दे रहे हैं, और ये इसको दोबारा हम बनाते हैं, दूसरे न्यू पेज पे बनाते हैं, ठीक है, इसको पूरे को दोबारा इस पेज पे बनाते हैं। ये आपके नार गेट एक है, दूसरी नार गेट ये है, ठीक है, इसको एज अ, ठीक है, और यहाँ से इसको फीडबैक दे रहे हैं, ये आर है और ये एस है। अब हम क्या कर रहे हैं कि आर का वैल्यू 0 ले रहे हैं और एस का वैल्यू 1 ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे Q, ठीक है, Q देखें, Q किसके बराबर था, लास्ट स्टेट में Q 0 के बराबर था, ठीक है, प्रीवियस स्टेट में Q 0 के बराबर था, ठीक है, और Q डैश था आपका बराबर, वो 1 के बराबर था। ठीक है, तो लास्ट स्टेट में आपका Q 0 के बराबर था, अब एस 1 के बराबर ले रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ पे इसका 0 लें, अगर 0 और 1, तो 0 और 1 का क्या होगा आपका, ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक भी इनपुट आपका हाई है तो इसका मतलब है आपका यहाँ पे जो 0 और 1, उसका यहाँ पे आंसर Q डैश किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 और 1, 0 प्लस 1, ये नार गेट का जो आउटपुट होगा वो होगा 0 ही होगा, तो यहाँ पे Q डैश किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, ठीक है, तो Q डैश का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा, और ये 0 होगा। अब 0 यहाँ पे इनपुट दें, क्योंकि यहाँ पे 0 आया, 0 यहाँ से इनपुट दें, आप इसको 0 दें, 0 और 0 ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब देखें जब आपने एस को 1 लिया और आर को 0 लिया, तो यहाँ पे Q डैश का वैल्यू जो है 1 आ रहा है और Q डैश का वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है। इसे कहते हैं सेट स्टेट, ठीक है, तो सेट स्टेट में आप क्या हो रहा है कि आप जब 1 और 0 दे रहे हैं, एस को 1 दे रहे हैं, मतलब आप यू आर पुटिंग 1 इनटू द मेमोरी स्टेट। सेट का मतलब होता है कि आप 1 स्टोर कर रहे हैं, स्टोरिंग 1, और रीसेट में क्या होता है कि जब आप आर को 1 कर रहे हैं तो उस वक्त आप क्या स्टोर कर रहे हैं, 0 स्टोर कर रहे हैं। देखें यहाँ पे ये रीसेट स्टेट है, तो रीसेट में अगर आप आर को 1 कर रहे हैं तो रीसेट में क्या स्टोर हो रहा है, 0 स्टोर हो रहा है, और सेट में 1 स्टोर हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो Q का वैल्यू मतलब वो स्टोर होगा, Q कॉम्प्लीमेंट तो वो ऐसे ही आपका जो है इसके Q के कॉम्प्लीमेंटेड होगा। तो इन दोनों स्टेट में जो सेट स्टेट है उसमें आपका Q स्टोर हो रहा है, 1 स्टोर हो रहा है, और रीसेट स्टेट में आपका 0 स्टोर हो रहा है।
ठीक है। अब ऐसा करें, आप दोनों को, अगर इसके बाद ही आप जो है ना एस 0 कर देंगे, इसके बाद 0 और आर भी 0 कर देंगे, इस स्टेट के बाद आप जैसे 1 और 0 किया उससे बाद जो है आप ये दोनों 0 कर देंगे, फिर जो Q का वैल्यू होगा फिर वही 1 होगा और Q डैश का जो वैल्यू होगा वही 0 होगा। मतलब जो जैसे आप इससे रिमूव करते हैं एस और आर 0 करते हैं तो वो जो प्रीवियस स्टेट होती है वो से मतलब वही स्टोर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद जो है कौन सी स्टोर होगी, मतलब जैसे आपने इसके बाद जो है एस 0 और आर 0 कर दिया तो फिर वही सेम स्टेट, प्रीवियस स्टेट कौन सी थी आपकी, Q 1 के बराबर था और Q डैश 0 के बराबर था। ठीक है, अब उसके बाद हम एक दूसरी स्टेट देखते हैं, एस इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये, अब क्या करें कि हमारे पास अब हमारे पास क्या है कि एस को भी 1 कर रहे हैं हम और आर को भी 1 कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, और प्रीवियस स्टेट हमारी Q किसके बराबर थी, फॉर एग्जाम्पल Q बराबर थी 1 की। ठीक है, और Q डैश किसके बराबर थी, 0 की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कोई भी इनपुट हो, आप कोई भी इनपुट दी, यहाँ पे कोई भी इनपुट दी तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा, और यहाँ पे 1 और कोई भी इनपुट हो तो यहाँ पे 0 आएगा फिर भी। तो देखिए व्हेन यू आर मेकिंग एस इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1 तो Q का वैल्यू भी आपका 0 आ रहा है और Q डैश का वैल्यू भी 0 आ रहा है, दोनों का वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि Q कॉम्प्लीमेंट बराबर हो Q के, ये हो सकता है कि Q बराबर हो Q कॉम्प्लीमेंट के, तो ये इसे कहते हैं अनस्टेबल स्टेट या मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट में क्या होता है कि इसमें मेटास्टेबल इसे कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल का मतलब है कि आप दोनों जो हैं Q और Q डैश दोनों इक्वल होंगे और इसमें अगला जो आउटपुट होगा वो अनप्रिडिक्टेबल होगा। जो नेक्स्ट आउटपुट आप फाइंड करना चाहेंगे तो वो अनप्रिडिक्टेबल होगा, आउटपुट विल बी अनप्रिडिक्टेबल। इसलिए जो है आपका ये जो है ये स्टेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब लेज को हम मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। मल्टी वाइब्रेटर क्यों कहते हैं, कि क्योंकि इसमें सर जी सर 3 बज गए, अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बाकी। थोड़ा बस थोड़ा ये देखिए बस। ठीक है, ठीक ठीक है, तो अब देखिए कि ये 0 जो है आपका मतलब जो बाल है ये इसी तरह समझें कि जो लेच है, लेच में अब लेच के आप जो है टेबल बना सकते हैं आप, कि जब भी आप एस और आर जो है उसका 0 0 लेंगे तो उसमें प्रीवियस आउटपुट स्टोर होगा, जो भी प्रीवियस आउटपुट होगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो शो करती है मतलब इनपुट्स और नेक्स्ट हम दोबारा यहाँ पे बनाते हैं एस और आर और यहाँ पे Q T+1। T+1 मतलब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट, ये ऐसे लिख सकते हैं आप नेक्स्ट स्टेट। जो नेक्स्ट स्टेट है वो डिपेंड करती है इनपुट्स पे और करंट
उस पे स्टेट पे। तो देखें अगर यहाँ पे 0 0 हो एस और आर का वैल्यू, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा प्रीवियस स्टेट क्यू ऑफ टी। ठीक है, जो भी पहले उसके आउटपुट होगा, पिछला आउटपुट होगा, वो आपको यहाँ पे स्टोर होगा वहां पे। अगर यहाँ पे 0 1 है, मतलब एस 0 है और आर 1 है, तो इसे कहते हैं रीस्टेट, मतलब 0 यहाँ पे स्टोर होगा। और अगर यहाँ पे 1 0, एस का वैल्यू 1 हो और आर का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 1 स्टोर होगा, मतलब आप रीसेट कर रहे हैं, इसे कहते हैं रीसेट, सॉरी सेट, इसे कहते हैं सेट व्हेन एवर वैल्यू ऑफ एस इज 1। ठीक है, और रीसेट का मतलब है आर का वैल्यू 1 हो, तो इसे कहते हैं सेट स्टेट और इसे कहते हैं रीसेट स्टेट। ठीक है, और 1 1 इज अनस्टेबल स्टेट, इसमें अनप्रेडिक्टेबल होता है। अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, तो ये अनस्टेबल स्टेट होती है। दूसरी सारी स्टेट्स अलाउड है, ओनली ये स्टेट जो है नॉट अलाउड है, या नॉट परमिटेड, आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको।